स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निष्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। सुदेव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में संजय सिन्हा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हम बीच में दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की क्लास की फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को और इस विधा को, एक्यूप्रेशर विधा को, ये ख्याति और ऊंचाई प्राप्त हुई है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज सेमेस्टर 3 में परीक्षण से शुरू करेंगे हम लोग, और हम लोग आज ट्रीटाइज 7, जो वैसे तो सेमेस्टर 2 का भाग है, लेकिन सेमेस्टर 3 वो उसका कोर्स में कोई उसको हम लोग अलग से पढ़ते नहीं हैं, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो पहले क्लास में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज लीवर फंक्शन टेस्ट, ये चैप्टर 4 है, और उसके साथ थायराइड फंक्शन टेस्ट 2 पर हम लोग चर्चा करेंगे।
सुधा पाठक जी का पुनः स्वागत है और मैं उनको ये दोनों शेयर कर दे रहा हूँ। सुधा पाठक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले क्लास में एंटर करने से पहले अरविंद सर का अभिनंदन करते हुए क्लास में उपस्थित सभी साथियों का मैं अभिवादन करती हूँ। आज की क्लास की शुरुआत हम परीक्षण बुक से लीवर फंक्शन टेस्ट से करते हैं। साथियों, हम जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इससे न जाने कितने सारे हार्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम चाइनीज की दृष्टि से देखें तो 2 लाइन इसके बारे में बताना चाहूंगी कि लीवर शरीर का सेनापति का काम करता है और इतना ही नहीं, यह रक्त का संग्रहण भी करता है, आंखों में खुलता है। लीवर में आत्मा का निवास है, मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। यह इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको पिता तुल्य माना जाता है। और जब इसके थ्रू इसके किसी टेस्ट की बात हो तो वो कितना इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसका हर एक कार्यविधि पर इसका सबकी नज़र होना जरूरी है कि यह पूरी तरह से स्वस्थ है या नहीं। यह जानने के लिए कि इसमें कोई खराबी नहीं आ रही है, इसके समय समय पर इसकी हमें टेस्ट करवाते रहना चाहिए, या हमें उसके सिम्टम से समझ में आ जाता है कि अभी इसमें टेस्ट की ज़रूरत है और इसके इलाज की ज़रूरत है। तो आज इसी महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा हम करते हैं। तो परीक्षण बुक से हम पेज नंबर 65 से लीवर फंक्शन टेस्ट के बारे में कुछ जानते हैं। शरीर में लीवर या यकृत सबसे बड़ा सिक्रेशन देने वाला ग्लैंड है। यह पेट के डायफ्राम के नीचे राइट साइड में स्थित होता है। इसके साथ अन्य क्रियात्मक रूप से जुड़े हेपेटोबिलियरी तंत्र, जहां भी हेपेटो का वर्ड का यूज होता है वो तो हम समझ जाएंगे कि वह लीवर से रिलेटेड है, का निर्माण करता है। लीवर का भार लगभग वेट लगभग 1.5 से 0 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम होता है और वैज्ञानिकों ने इसमें 4 लोब पाए जाते हैं। पहला है बड़ा दाहिना लोब, दूसरा है छोटा बायां लोब, तीसरा है सूक्ष्म क्वाड्रेट लोब और चौथा है सूक्ष्म कार्डेट लोब। जीवित व्यक्ति या स्वस्थ व्यक्ति में इसका रंग लाल होता है, लाल भूरा लिए होता है। और टेस्ट के आधार पर सिद्ध किया गया है कि कंप्लीट पूरा टोटल लीवर का जब तक 1.6 भाग कार्यशील रहता है, एक्टिव रहता है, फंक्शनेबल रहता है, तब तक लीवर फेल्यूर की स्थिति नहीं आती है। यह इतना इंपॉर्टेंट और इतना मजबूत भाग होता है कि अगर 1/6 पोर्शन भी इसका ये है स्वस्थ है तो यह अपना कार्य करता रहेगा। लीवर की क्रियात्मक इकाई एक लीवर लोब्यूल्स है और संपूर्ण लीवर लोब्यूल्स का निर्माण एक केंद्रीय शिरा या सेंट्रल वेन्स के चारों ओर फीते के समान फैली लीवर कोशिकाएं हेपेटिक सेल्यूलर कॉर्ड के द्वारा होती है। हेपेटिक सेल्स की रचना हेक्सागोनल शेप्ड संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से भिन्न है। ये जो हेक्सागोनल शेप्ड हेपेटिक सेल्स है, बॉडी में पाए जाने वाले सभी सेल्स से इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह अलग होता है। इन लीवर कोशिकाओं के अलावा लीवर में 2 अन्य भांति की कोशिकाएं भी पाई जाती है। पहला है एंडोथेलियल कोशिकाएं, एंडोथेलियल सेल्स, जो कि लीवर साइनोसाइट्स की रचना करती है। लीवर साइनोसाइट्स लीवर की वह ब्लड वेसल्स होती है, एक विशेष प्रकार की ब्लड वेसल्स होती है जिससे कि लीवर टिश्यू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का आदान प्रदान इजी वे में कर पाता है। और दूसरा है कुफर सेल्स, जो शरीर की रेटिकुलर इंडोथेलियल तंत्र, रेटिकुलर इंडोथेलियल सिस्टम का ही एक सदस्य होता है। अब लीवर शरीर की रासायनिक फैक्ट्री है जहां हृदय एवं फेफड़ों की भांति कार्य निरंतर होते रहता है। लीवर को 1350 प्लस माइनस 100 मिलीलीटर रक्त प्रति मिनट, 150 मिलीलीटर पोर्टल शिराओं से तथा 300 मिलीलीटर धमनियों से हमेशा रक्त की आपूर्ति होते रहती है। लीवर में अपनी संरचना नष्ट होने पर अपनी कोशिकाओं को जन्म देने की अभूतपूर्व क्षमता है। हम सभी जानते हैं कि लीवर अगर एक बार खराब हो भी जाता है, उसको ट्रांसप्लांट करने से वह फिर पूरी तरह से डेवलप कर जाता है। और अगर हम लीवर की ठीक से देखभाल करते रहे तो एक स्वस्थ मनुष्य में एक लीवर हमेशा 3 साल के बच्चे के जैसे ही स्वस्थ रहता है। अब लीवर के फंक्शंस, वैसे तो लीवर का फंक्शंस बहुत बृहत है, जिसमें से कुछ की यहाँ चर्चा की गई है।
इसमें साइनोसॉइड्स में, इसके साइनोसॉइड्स में सामान्यतः, इसके सेल्स, ब्लड सेल्स में, साइनोसॉइड्स मीन्स ब्लड सेल्स में सामान्यतः 0.5 से 1.0 लीटर रक्त सदा संग्रहित होता है। हमेशा हर एक कंडीशन में इसमें इतना ब्लड लिवर में पाया ही जाता है, जो कि शरीर की आकस्मिकताओं में रक्त संचार में डाल दिया जाता है, क्योंकि जब भी अगर कभी इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत हो तो ऐसे कंडीशन में वह ये ब्लड सेल्स, साइनोसाइड्स जो हैं, ये सारे ब्लड्स को बॉडी में फैला देते हैं। इमरजेंसी में स्प्लीन जो है 1.5 लीटर, और इसमें देख लीजिए 0.5 से लेकर के 1 लीटर, ठीक है, ये वाला रक्त बचाता है। यानी आपको लगभग 2 लीटर के आसपास आपको कभी इमरजेंसी होती तो रक्त मिल जाता है। लीवर इतना देता है और स्प्लीन देता है। ये दोनों ऑर्गन हमेशा इसकी आपूर्ति करते हैं इमरजेंसी के टाइम में, लीवर और स्प्लीन। लीवर शरीर के समस्त लिम्फ मात्रा का 50% योगदान करता है और इसके द्वारा दिया गया लिम्फ अधिक प्रोटीन युक्त होता है। लीवर के द्वारा प्रश्न आता है, ये प्रश्न बहुत बात है, ये वाला लीवर शरीर के समस्त लिम्फ मात्रा का 50% योगदान, ये बहुत आता है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। चलिए आगे। हाँ मैडम। लीवर ग्रंथि के रूप में प्रतिदिन 700 प्लस माइनस 200 मिलीलीटर बाइल जूस स्रावित करता है। तो हम जानते हैं कि बाइल जूस स्रावित करने में, क्योंकि गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है, लीवर स्रावित करता है और गॉल ब्लैडर में एकत्र होता है। लीवर स्थित कफर कोशिकाएं आंतों से आ रहे रक्त को हानिकारक तत्वों एवं जीवाणुओं से मुक्त रखते हैं। मेटाबॉलिज्म, लीवर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा तीनों तत्व की एनाबॉलिक और कैटाबॉलिज्म दोनों करता है। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान लीवर प्रोटीन और वसा दोनों का एनाबॉलिज्म भी करता है, कैटाबॉलिज्म भी करता है, और एक दूसरे में बदलने की क्षमता भी रखता है। इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन रूप में लगभग 100 ग्राम एकत्र रहता है। कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन के रूप में 100 ग्राम एकत्र रहता है। आंत से आए ग्लैक्टोज तथा फ्रक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। ये सभी एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के फंक्शंस हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस अर्थात एमिनो एसिड तथा ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बनता है। इसके बाद है वसा या फैटी एसिड का ऑक्सीकरण करता है, लेकिन वसा संग्रहण करता है नहीं करता है, वसा को संग्रह नहीं करता, बस सिर्फ उसका ऑक्सीकरण करता है। संपूर्ण शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का 80% भाग लीवर बनाता है। यानी कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार कौन होगा? लीवर। चलिए। फॉस्फोलिपिड तथा लाइपोप्रोटीन्स का निर्माण भी इसी में होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एक एलिमेंट जितने भी है, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स, सबके बनने में और सबके डेवलप होने में लीवर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन्स, अब प्रोटीन्स के बारे में जानते हैं। लीवर प्रतिदिन 15 to 50 ग्राम प्रोटीन का निर्माण करता है। रक्त में 30 to 50% एमिनो एसिड सामान्य स्तर है, जिसमें लीवर ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, प्लाज्मा प्रोटीन आदि बनता है तथा आवश्यकता अनुसार ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन भी करता है। लीवर विटामिन ए, डी तथा बी की इतनी मात्रा संग्रहित रखता है कि यदि 10 माह तक भी भोजन इनसे रहित हो, यानी भोजन पर्टिकुलरली लीवर को ना जाता हो, फिर भी यह विटामिन ए, डी और बी की मात्रा को यह फुलफिल करता रहेगा, इसकी कमी नहीं होने देगा बॉडी में। लीवर आयरन का संग्रह 15 to 30% ऑफ द टोटल करता है। आयरन जो हमारे बॉडी में जितना होता है उसका 15 to 30% यह अपने में संग्रह करता है। लीवर रक्त में मौजूद ब्लड कोगुलेशन फैक्टर का निर्माण एवं संग्रहण भी करता है। लीवर अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील बिलिरुबिन में परिवर्तित करता है। हमने देखा था पित्त का एक एलिमेंट है बिलिरुबिन। लीवर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जल में घुलनशील यूरिया का निर्माण करता है। लीवर कुछ दवाएं जैसे पेनिसिलिन या सल्फोनेमाइड अपने बाइल में उत्सर्जन कर देता है। इन सभी कार्यों में लीवर का मुख्य योगदान देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत से कार्य हैं, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और इसके कार्यों को मतलब छोटे कुछ टाइम में कहना बड़ा ही नामुमकिन सा है।
इसके बाद है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है तो उसका टेस्ट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम देखते हैं कि लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर में आई किसी भी गड़बड़ी को जानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं। और ये कब और क्यों किया जाता है, इसको LFT टेस्ट हम बहुत ही इसका कॉमन शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, LFT टेस्ट। और ये अब आगे देखते हैं कि यह क्यों और किस कंडीशन में किया जाता है। तो किसी भी रोग में लीवर की सहभागिता जानने के लिए लीवर का कितना सहयोग है यह जानना आवश्यक है, जो कि अभी तक हमने ऊपर में देखा था। इसके बाद कि जिन रोगों का सीधा संबंध लीवर से हो, वहां पहली मुलाकात में ही कोई भी डॉक्टर सबसे पहले, अगर डॉक्टर पेशेंट की बातों से समझ में डॉक्टर को आता है कि इसमें लीवर का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो वो सबसे पहले LFT टेस्ट के लिए ही पेशेंट को बोलता है। लीवर फंक्शन टेस्ट कई हैं जिससे कि लीवर के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है। इसमें पहला है पिगमेंट मेटाबॉलिज्म, हेमे कैटाबॉलिज्म इन लीवर, जॉन्डिस के रोगी में पाया जाता है। ये सीरम बिलिरुबिन स्तर, इसमें सबसे पहले जांच किया जाता है सीरम बिलिरुबिन लेवल को। दूसरा है बेंडेनबर्ग टेस्ट, इसमें है, तीसरा है यूरिन बिलिरुबिन की मौजूदगी। चौथा है यूरिन एवं मल में यूरोबिलिनोजेन का प्रेजेंस, यह चेक किया जाता है। फिर दूसरा टेस्ट का दूसरा ये सीक्वेंस है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म लीवर और किडनी के रोग में। इसमें होता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल को चेक किया जाता है। फिर प्लाज्मा एल्ब्यूमिन या ग्लोब्यूमिन, इसका अनुपात A/G रेशियो में पता किया जाता है, यह इस टेस्ट के माध्यम से। फिर प्लाज्मा फाइब्रोजिन का लेवल जाना जाता है। तीसरा है वसा मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, जिसमें हृदय और धमनी के रोगों में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है टेस्ट कराने के लिए। और इसमें सीरम कोलेस्ट्रॉल एवं कोलेस्ट्रॉल एस्टर के स्तर एवं अनुपात को जाना जाता है। फिर है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज मेलाइटस में, इसमें ग्लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट कराया जाता है। विष निराकरण टेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट में, जिसमें कि लीवर और किडनी दोनों का ही के रोग का पता चलता है। इसमें टेस्ट कराया जाता है ह्यूपीरिक एसिड के निर्माण का टेस्ट और यूरिया का सीरम लेवल, यह जाना जाता है। फिर लीवर की उत्सर्जन क्षमता का टेस्ट, एक्सक्रीटरी टेस्ट, इसमें है सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्टेज। फिर लीवर कोशिकाओं को नष्ट होने का टेस्ट, लीवर की कोशिकाएं जब डॉक्टर्स को लगता होगा कि इसमें कुछ इसके सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में जो टेस्ट किया जाता है वह है सीरम ट्रांसमिनेज लेवल टेस्ट। फिर है लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर किए जाने वाले परीक्षणों का स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन, वो जो देते हैं कि इसमें इस टेस्ट का क्या क्या कितना ये होना चाहिए, अनुपात होना चाहिए, किससे कितने के भी नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज से ऊपर होने से बीमारी का पता लगता है। ऐसे में क्या है उसका सामान्य स्तर, वो देखते हैं। अगर टेस्ट में सीरम बिलिरुबिन का स्तर 0.2 to 0.8 मिलीग्राम परसेंट हो तो वो नॉर्मल रेंज है। फिर है यूरिन में यूरोबिलिरुबिन की मात्रा, इसमें 1.0 to 4.0 मिलीग्राम परसेंट प्रतिदिन है, ये नॉर्मल रेंज है। प्लाज्मा प्रोटीन का स्तर, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का स्तर है 6.8 to 8.2 ग्राम परसेंट। प्लाज्मा एल्ब्यूमिन का स्तर है 4.0 to 5.5 ग्राम परसेंट। फिर है प्लाज्मा ग्लोब्यूलिन का लेवल 1.4 to 3.4 ग्राम। फिर रक्त में यूरिया का स्तर यह है 20 to 40 मिलीग्राम परसेंट। सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेज का स्तर 3 to 13 Ka यूनिट परसेंट। सीरम ट्रांसमिनेज लेवल यह है 40 यूनिट पर मिलीलीटर से कम होना चाहिए नॉर्मल रेंज के लिए। बेंडेनबर्ग रिएक्शन, बाइफेजिक, मल में यूरोबिलिनोजेन, मल में कितना यूरोबिलिनोजेन होना चाहिए, वह है 50 to 250 मिलीग्राम प्रतिदिन। मूत्र में यूरोबिलिनोजेन 0.6 to 4.0 मिलीग्राम प्रतिदिन। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल या 150 to 250 मिलीग्राम परसेंट हो तो नॉर्मल रेंज है। इससे अगर ज़्यादा होता है तो वह लीवर के टिश्यू के सेल्स के फंक्शन को गड़बड़ दिखाता है और ऐसे में LFT टेस्ट कराया जाता है। बेंडेनबर्ग रिएक्शन, अब ये देखते हैं बेंडेनबर्ग रिएक्शन क्या है। जब परीक्षण रोगी में मौजूद जॉन्डिस के प्रकार का पहचान करने के लिए यह टेस्ट कराया जाता है।
यह 3 विभिन्न परिस्थितियों में पहचाना जाता है। पहला है जब आरबीसी सामान्य से अधिक नष्ट हो रहा हो, जैसे किसी रोगी में को बेमेल रक्त चढ़ाया गया हो, मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया गया हो, चाहे परनीसियस एनीमिया में एबनॉर्मल आरबीसी, परनीसियस एनीमिया के केस में विटामिन B12 की कमी होती है, तो ऐसे में एबनॉर्मल आरबीसी आता है। फिर हॉकिंस डिजीज, सर्पदंश तथा नवजात शिशुओं में पेरिटोनियल स्टेरेप्टोकोकाई संक्रमण। इस स्थिति में लीवर पूर्णतया स्वस्थ है और अपनी पूरी क्षमता से अघुलनशील बिलिरुबिन को घुलनशील बिलिरुबिन में परिवर्तित कर रहा है, किंतु लाल रक्त कणिका आरबीसी के टूटने की गति लीवर की क्षमता से कहीं अधिक है। ऐसे में अतः इस दशा में वेंडेनबर्ग रिएक्शन दर्शाया जाता है या कहा जाता है कराने के लिए। इसे प्री हिपेटिक दशा भी कहते हैं। मतलब लीवर, ये अभी हमने ब्लड वाले चैप्टर में इसको पढ़ा था, प्री हिपेटिक और पोस्ट हिपेटिक। तो यह प्री हिपेटिक टेस्ट की स्टेज में आता है। फिर सेकंड है जब लीवर कोशिकाएं आधे से अधिक बीमार हो, जैसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस, जिसमें लीवर कोशिकाएं नष्ट हो रही हैं, लीवर की सेल्स ही डैमेज हो रही हैं। तो लीवर सिरोसिस हृदय की कपाटीय रोगों का कारण, कार्डियक सिरोसिस तथा लीवर इंफ्राक्शन, ऐसे इन स्थितियों में लीवर की परिवर्तन क्षमता कम हो जाती है। लीवर जो अभी तक हमने देखा था ब्लड से यूरिया ये सब चेंज करता है, वो उसकी क्षमता कम हो जाती है। अतः अघुलनशील बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक तथा घुलनशील बिलिरुबिन की मात्रा सामान्य होती है। अतः वेंडेनबर्ग रिएक्शन बाइफेजिक दर्शाया जाता है। इसे हिपेटिक दशा भी कहते हैं। अगला है जब बाइल जूस का निकासी कहीं से अवरुद्ध हो रहा हो। हमने अभी देखा था कि बाइल जूस निकलता है लीवर से और संग्रह किया जाता है गॉल ब्लैडर में। तो ऐसे में निकासी में जब अब कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आता है और बाइल जूस ड्यूडेनियम में नहीं पहुंच रहा हो, जैसे कॉमन बाइल डक्ट का किसी बाहरी ट्यूमर के कारण अवरुद्ध हो जाना, ऐसे केस में इस डक्ट में पथरी तथा इस डक्ट की फाइब्रोसिस मतलब उसके स्ट्रक्चर में, इन दशाओं में बिलिरुबिन सामान्य रूप में लीवर कोशिकाओं से गुजरा लेकिन ड्यूडेनियम में उत्सर्जन नहीं हो पाता है। ड्यूडेनियम में सिक्रेट्स नहीं हो पाने के कारण पुनः शोषित होकर रक्त में ही पहुंच जाता है। जो ड्यूडेनियम में पहुंचना चाहिए वो नहीं हो पाता है और रक्त में ही, ब्लड में ही चला जाता है। जल में घुलनशील बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण इस दशा में वेंडेनबर्ग रिएक्शन डायरेक्ट पॉजिटिव रिपोर्ट में दर्शाया जाता है। इसे पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं। अब इसके बाद हम एक बार देख लेते हैं कि परीक्षण टेस्ट में अगर वेंडेनबर्ग रिएक्शन टेस्ट में प्री हेपेटिक कंडीशन में होता है तो क्या होता है, तब इनडायरेक्ट पॉजिटिव होता है, पोस्ट हिपेटिक में डायरेक्ट पॉजिटिव होता है और हिपेटिक में बाइफेजिक होता है। सीरम बिलिरुबिन एक्सेस होता है प्री हिपेटिक में, पोस्ट हिपेटिक में भी एक्सेस होता है और हिपेटिक में भी एक्सेस होता है। सीरम हीमोबिलिरुबिन स्तर यह प्लस यह भी पॉजिटिव होगा और पोस्ट हिपेटिक में भी पॉजिटिव होगा और हिपेटिक में भी पॉजिटिव होता है। सीरम कोल बिलिरुबिन लेवल यह पॉजिटिव होगा प्री हिपेटिक में, पोस्ट हिपेटिक में पॉजिटिव है और हिपेटिक में भी पॉजिटिव है। फिर सीरम एल्केलाइन या फॉस्फेटेज लेवल सामान्य से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा कम हो सकता है और पोस्ट हिपेटिक में पॉजिटिव है और हिपेटिक में सामान्य से ज्यादा या कम हो सकता है। टोटल सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल सामान्य से ज्यादा या कम हो सकता है और पोस्ट हिपेटिक में पॉजिटिव होगा और हिपेटिक में घटा हुआ होता है। फिर यूरिन में बिलिरुबिन नहीं पाया जाएगा प्री हिपेटिक में और पोस्ट हिपेटिक में प्रेजेंट रहेगा, मौजूद रहेगा और हिपेटिक में भी। आपकी आवाज कट रही है, आवाज में प्रॉब्लम आ रही है। अब आई है, पहले बीच में कट गई। मैडम एक बात पूछना चाह रहा हूँ, माफ करें। हाँ तो सर, हाँ सर। ये पॉजिटिव में कहीं पर थ्री टाइम्स प्लस बना है, कहीं सिंगल 1 टाइम, कहीं 2 टाइम, ये नंबर ऑफ प्लस का क्या मतलब है? मतलब जितनी बार है ना वो एक्सेस बता रहा है, पॉजिटिव तो है लेकिन अगर डबल टाइम है तो हाँ। तो सब में 1 टाइम प्लस या 2 टाइम प्लस क्यों नहीं लिया? एक में 3 टाइम प्लस, इसमें 2 टाइम प्लस, एक में 1 टाइम प्लस। देयर मस्ट बी सम रीजन। हाँ, लेवल बता रहा है। हाँ, लेवल है। वर्चुअली क्या है, मेडिकल टर्म्स में बहुत सी चीजें वो उन्होंने डिफाइन कर रखी हैं।
अभी आप इसको पढ़ेंगे कहीं गूगल वगैरह में तो कहीं मिलेगा आपको कि प्लस का मतलब बिल्कुल लगभग तो समझ ही नहीं आ रही। लगभग 25% अधिक मिलेगा, किसी में मिलेगा कि आपको 15% अधिक मिलेगा। तो अगर 25 प्लस माने 25% कहीं है तो 3 का मतलब 75% अधिक मिलेगा, 2 का मतलब 50% अधिक मिलेगा। ये थैंक यू सर। इस सर तरह ये की लेवल बता रहा है कि पॉजिटिव में भी किस किस लेवल में है। अधिक अधिक लेवल मिलेगा। और उसको लोग क्या करते हैं, कुछ एक परसेंटेज उन्होंने निर्धारित कर रखा है। तो चूंकि मेडिकल टर्म्स में ये रिपोर्ट आती है तो वो प्लस जहां लिखा उन्होंने प्लस 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 तो समझ गए कि बहुत अधिक है, ये पोस्ट हेपेटिक है। 2 प्लस लिख दिया उन्होंने, हेपेटिक मान लिया। इस तरह का कंडीशन जो है वो लिखते हैं। और इनके सब में आप भी देखिएगा बहुत से टेस्ट में होता है कि कहेंगे कि ए ग्रेड, कहीं बी ग्रेड, याद करिए ग्रेड, हाँ ग्रेड ग्रेड 1, वाइज ग्रेड समझ 2, सकते हैं सर। ग्रेड 3, ग्रेड 4। हाँ अब वो बिल्कुल सर। उसके अपनी उनकी डिफिनेशन है, लेकिन अगर पढ़े हम लोग तो ग्रेड 1 में 25%, ग्रेड 2 में 50%, ग्रेड में 75%, ऐसे करके बहुत होता है। इसी तरह आपके कभी स्पाइन में होंगी तो जब कभी एक स्पाइन में जो आपका सेल बीच वाले होते हैं तो वर्टेब्री इधर से उधर हट जाती है, एक के ऊपर एक हो जाती है, तो उसका भी लिखेंगे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। इसका मतलब कि वो कितनी कितनी आपसे इससे दूर हटी है, वो ग्रेड बता देते हैं। तो ये सब वही ओके टर्म्स सर, हैं। ये सब बहुत अंडरस्टूड। अधिक हमको वो ये ठीक है रिपोर्ट सर। वो बताएंगे। हम लोग वहां प्लस प्लस लिखा होगा तो हम लोग समझेंगे हेपेटिक। अगर जान लीजिए प्लस प्लस लिखा है हम लोग समझेंगे सीरम हीमोग्लोबिन, प्लस प्लस लिखा हम लोग समझ जाएंगे हेपेटिक है, यानी इट इज ड्यू टू लीवर। बस हमको इससे सर ये ग्रेड के साथ साथ ना जॉन्डिस का फॉर्म बताने का भी एक सिंबल है हाँ नहीं कि अगर चलिए चलिए उसी बताएंगे कितना। अगर 3 टाइम प्लस है तो हम समझेंगे कि अगर सीरम हीमोग्लोबिन हीमोबिलिरुबिन का लेवल है 3 टाइम है तो समझेंगे कि वह प्री हेपेटिक है। और हाँ, पोस्ट हम लोग हेपेटिक इसी में से 1 टाइम प्लस तो रहेगा। अंदाज लगाएंगे। हमको ये टेस्ट के लिए बहुत सहायता करेगा बिल्कुल। कि हम लीवर पे हम करेंगे, कि हम गॉल ब्लैडर पे ट्रीटमेंट करेंगे, कि हम लीवर गॉल ब्लैडर न करके वर्चुअली उसके रक्त वाले वक्त करेंगे। बस ये हमको ध्यान देना है। और सर ये जनरली ये चार्ट किसी को याद नहीं हो सकता है, अगर टेस्ट का रिपोर्ट आता है तो उससे हम मैच जरूर कर सकते हैं, हाँ मिला बिल्कुल। सकते हैं, नहीं मिलाकर नहीं, समझ सकते अब हैं। याद करने वाले याद कर लेंगे, हम लोग तो नहीं नहीं समझ सर, हाँ, हाँ वो तो है। भाई याद ठीक है करने सर। हम फिर लोग को है, उतना विषय नहीं यस सर, आजकल याद नहीं करना पड़ता, सब कुछ लिखा होता है, उसके ऊपर बस सब थोड़ा कुछ सा लिखा अंदाजा होना चाहिए, बिल्कुल देखने का अंदाजा होना चाहिए बस। हाँ ठीक है सर। फिर है यूरिन में यूरो बिलिनोजेन, यह है प्लस प्लस प्री हेपेटिक में है और पोस्ट हेपेटिक में पाया ही नहीं जाता है, और हेपेटिक में प्लस 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 इसमें 4 टाइम्स है, तो यह एक्सेस दिखा रहा है कि पॉजिटिवनेस। फिर है ये स्टूल का मल का मल का कलर होगा प्री हेपेटिक में डार्क डार्क कलर का होगा, पोस्ट हेपेटिक में मल में अनपचा वसा फैट मिलेगा और हेपेटिक में पेल रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी डार्क होने की वजह से है कोल बिलिरुबिन ज्यादा पाया जाएगा उसमें, और क्ले कलर्ड या मल में अनपचा वसा ये दिखाएगा कि कोल और हीम बिलिरुबिन दोनों ही मौजूद है, और पेल कलर होने का कारण है कोल बिलिरुबिन की संख्या ज्यादा है इसलिए वह पेल कलर का है। तो ये हमने देखा अभी तक। उसके बाद देखते हैं सीरम बिलिरुबिन लेवल। इस अकेले परीक्षण में रोग निदान में उतनी सहायता नहीं मिलती है, चूंकि सीरम बिलिरुबिन स्तर क्यों बढ़ा है इसका नॉलेज नहीं समझ इसका ज्ञान नहीं हो पाता है, लेकिन यह परीक्षण लीवर रोगों की बुनियादी अनुमान देने में कारगर है। सामान्य सीरम बिलिरुबिन का लेवल 0.2 टू 0.8 मिलीग्राम परसेंट का अर्थ है कि लगभग 1 to 2 मल्टीपल 10 to the 8 लाल रक्त कणिकाएं प्रतिदिन बोन मैरो स्प्लिन तथा लीवर में हेमोलाइज्ड हो रहे हैं, तथा 210 to 250 मिलीग्राम बाइल पिगमेंट लीवर में बाइल जूस में उत्सर्जन हो रहा है। सामान्य सीरम बिलिरुबिन में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, अतः इस परीक्षण में लीवर का रोल अनुमान से अधिक अनुमान नहीं किया जा सकता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का अर्थ ये है कि जो बिलिरुबिन हम लोगों ने पढ़ा था उस पे कैटाबॉलिज्म ऑफ आरबीसी में, तो वो अभी कॉन्जुगेटेड माने कॉन्जुगेट होती है लीवर में जाकर के,
उसके पहले अनकॉन्जुगेटेड होती है, तो वो बिलिरुबिन है, इसको हम लोग बोलते थे हीम बिलिरुबिन। फिर हम लोग जब बनाते हैं, लीवर जब ले जाता है प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, वो एल्ब्यूमिन ले जाती है वहां पर उसको अल्फा एल्ब्यूमिन, तो ले जाकर के उसको कॉन्जुगेट करा देती है ग्लूकोनिक एसिड से, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, उसको हम लोग बोलते हैं कोल बिलिरुबिन। ठीक है, यस सर। फिर है सामान्य प्लाज्मा में कंजुगेटेड बिलिरुबिन या कोल बिलिरुबिन एल्ब्यूमिन के साथ जुड़कर सोल्यूबल हो जाता है। इसमें 100 मिलीलीटर प्लाज्मा बाइंड्स 25 मिलीग्राम बिलिरुबिन। इससे अधिक बिलिरुबिन की मात्रा आसानी से मस्तिष्क के न्यूरॉन, जिसमें बेसल्स गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस, सेरिबेलम तथा मेडुला आते हैं, में प्रवेश कर न्यूरॉन के श्वसन अंग पर कब्जा कर लेती है। अतः उक्त ये न्यूरॉन मर जाते हैं। इस कंडीशन को नेक्रोसिस कहते हैं। यह दशा अक्सर नए जन्मे शिशु में देखने को मिलता है। बिलिरुबिन इंसेफ्लोपैथी और कर्निकटेरस, ये इस दशा को बोलते हैं, जो इन्फेंट चाइल्ड में जो कंडीशन आता है, इसको बोलते हैं कर्निकटेरस। कंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर में बाइल जूस के माध्यम से छोटी आंत में उत्सर्जन कर दिया जाता है। आंत की इपिथेलियल तथा बिलिरुबिन हेतु परमेबल नहीं होती है। आंत की जो दीवार होती है इपिथेलियम, इस बिलिरुबिन हेतु परमेबल मतलब उसको आर पार जाने देने लायक में सक्षम नहीं होती है। मात्र 5 to 10% ही एब्जॉर्ब कर पाती है, जो कि मूत्र में उत्सर्जन हो जाता है। अतः रोगी के मल में ही उत्सर्जन अधिक होता है। चूंकि यूरिन में ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसलिए वह मल में उत्सर्जित हो जाता है ज्यादा। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा त्वचा में छोटे बड़े पीले रंग के उभार नोड्यूल्स, जेंथोमेटा पैदा कर देते हैं। लीवर के रोगों में प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन स्तर गिर जाने पर आकस्मिक रक्तस्राव, ब्लीडिंग होने लगता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोथ्रोम्बिन कोगुलेशन में, ब्लड कोगुलेशन में मदद करता है, और जब प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा घट जाएगी तो ऐसे में ब्लीडिंग होना सामान्य है। रक्त परीक्षण में अधिकतर न्यूट्रोफिल कोशिकाओं की संख्या अधिक मिलती है। लीवर कोशिकाओं में बदलाव के कारण आए किसी रोग की 100% पहचान लीवर बायोप्सी से ही हो सकती है। इस तरह से हमने देखा कि लीवर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। इसके बारे में हमने देखा कि लीवर फंक्शन टेस्ट में किस तरह से रिपोर्ट आएगा और कैसे डॉक्टर समझते हैं, या हम अगर एज अच्छे थेरेपिस्ट हम कैसे समझ सकते हैं कि पेशेंट में किस तरह की बीमारी है, उसमें कौन सा लीवर का कौन सा पोर्शन इन्वॉल्व है। इसके बाद हमारे बॉडी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है थायराइड फंक्शन टेस्ट। थायराइड से अभी तक हमने पढ़ाई करते करते बहुत थायराइड के बारे में जाना है। तो हम लोग लीवर का जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हम लोगों ने देखा कि लीवर का तो हम लोग जानते हैं कि कोई हमको फंक्शन वो करना हो तो नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल या वो सब का है, तो लेफ्ट किसमें हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे आयुर्वेदिक में? लीवर में लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, 3 नंबर फिंगर। हाँ ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल का कुछ चक्कर हो तो कितना? तो फिर हम मतलब मिड जॉइंट पर करेंगे ट्रीटमेंट, 3 और 4 पर। स्पाइरल, नहीं, कोई स्पाइरल कोई होगा। फिफ्थ स्पाइरल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? पार्थिव, आयुर्वेद के हिसाब से पार्थिव है। तो कोलेस्ट्रॉल पर अगर कोई हो रहा होगा तो लेफ्ट आईएफ 5th स्पाइरल ट्रीटमेंट देंगे, और वही दे देंगे कौन सा 4, 5 cigarette 36 ton 0 to 9 cigarette। हाँ, यस सर। तो ऐसे हम लोग को ट्रीटमेंट करेंगे। चलिए थायराइड सर, एसजीपीटी और एसजीओटी जो टेस्ट होते हैं वो उसमें भी लीवर के साथ कुछ आता है? जी एसजीपीटी और एसजीओटी ये भी 2 टेस्ट। हाँ, इसी किताब की जो दूसरी परीक्षण 2 में आप पढ़िएगा बहुत डिटेल में। 2 किताबें जो लोग और अध्ययन करना चाहते हैं, देखिए बहुत सी चीजें आप गूगल में पढ़ेंगे, लेकिन ये 2 किताबें इतनी इंपॉर्टेंट है। ये किताबें परीक्षण 1 परीक्षण 2, इसमें बहुत सी चीजों का एक समरी, जैसे इतनी बढ़िया समरी दिया हुआ है कि इसमें आपको समरी में ये आ गया कि हमको ये रिएक्शन कब करना है, ये टेस्ट कब कराना है,
ये टेस्ट के क्या रिजल्ट आते हैं और कैसे। तो नॉर्मल कंडीशन के लिए 2 किताबें बहुत अच्छी है, आप उनको पढ़िए। जो लोग इंटरेस्ट लेकर के पढ़ना चाहते हैं कि हम जाने बीमारी के बारे में जान जाए। एसजीओटी एसजीपीटी का संबंध लीवर और हृदय रोगों के संबंध में होता है, तो कभी लीवर और कहीं हार्ट दोनों प्रभावित होते हैं। ठीक है, ये सर ऑनलाइन मिलेगी कि वहीं मिलेगी इलाहाबाद से? नहीं ऑनलाइन, हम ऑनलाइन की बात, भाई ऑनलाइन तो लेटेस्ट वाला आया है। ऑनलाइन माने जो ऑनलाइन किताब मिलती है, किताब इलाहाबाद से मिल जाएगी, आपको मंगा लीजिए। ठीक सर। ऑनलाइन भी उनके यहाँ आ गई है, लेकिन वो शायद महंगी है, वो वहां से आती होगी ना। नरेंद्र बाबू सदर में मिल जाएगी। हैं? नरेंद्र सिंह जी सदर में मिल जाएगी किताब। ठीक गुप्ता जी, आपसे संपर्क करेंगे। हाँ, सदर से मंगा लीजिए। ठीक सर। तो आपका नाम पूरा बता दीजिए लिख के ग्रुप में सर। नाम इसका है परीक्षण भाग 1 भाग 2। भाग 2। ओके, थैंक्स। परीक्षण भाग 1 भाग 2 ये सब लिखा हुआ है। देखिए डॉक्टर जीसी अग्रवाल ने लिखा है, ये उन्हीं की किताबें हैं। उनकी 6-7 किताबें हैं कुल मिलाकर के। एक किताब मानव शरीर विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं, फिर 2 इंग्लिश की किताबें हैं इसी तरह का, ह्यूमन फिजियोलॉजी की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इंग्लिश में है। तीसरी हम लोगों का परीक्षण 1 परीक्षण 2 है। चौथी हम लोगों का है एनाटॉमी का, एनाटॉमी पर उनकी किताब है। फिर एक एम्ब्रोलॉजी पे उनकी किताब है, और एक है रोगी रोग और जो है उपचारक, 3 है। तो रोगी रोग उपचारक, उन्होंने इसमें कहा है कि रोग जो है रोगी और उपचारक के बीच में है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। दूसरा चैप्टर शुरू करूं सर? आप शुरू करिए। इसमें थायराइड के बारे में, थायराइड से रिलेटेड डिजीज के बारे में और उसके टेस्ट के बारे में बताया गया है। हम सभी जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि गर्दन के नीचे पाई जाती है। यह हमारे वर्टिब्रा में एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ह्यूमन में यह एक तितली के आकार की ग्रंथि है। इसमें 2 लोब्स पाए जाते हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने वाली हार्मोन्स बनाती है, तथा यह ग्लैंड से डिजीज में तब बदल जाती है जब यह ग्लैंड ठीक से काम नहीं करती है। थायराइड ग्लैंड से थायराइड डिजीज में यह तब बदलती है जब यह ग्लैंड सही ढंग से अपना फंक्शन नहीं कर पाती है। और इतना ही नहीं, ये ग्लैंड, इसमें होने वाले 2 प्रकार के रोग होते हैं। पहले को तो बोलते हैं हम हाइपरथायराइडिज्म। इसमें ग्लैंड में बहुत अधिक थायरॉक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होती है बनने लगता है, जिससे कि मेटाबॉलिज्म की दर बढ़ जाती है, और जिससे कि पेशेंट का वजन कम हो जाता है। उसके अंदर जो लक्षण दिखते हैं वह चिंता और घबराहट की होती है। धड़कन पल्पिटेशन बढ़ जाता है, पसीना ज्यादा आता है, नींद नहीं आती है, और मसल्स उनके कमजोर हो जाते हैं, तथा हर समय उनमें थकान बना रहता है। सबसे बड़ी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट। लेडीज में, वुमेन में मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट हो जाता है। और दूसरा है हाइपोथायराइडिज्म। इसमें थायराइड ग्लैंड उचित मात्रा में थायरॉक्सिन तथा ट्राई आइडोथायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बना पाती है, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, जिससे मरीज का वजन बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में वजन बढ़ जाता है और हाइपर में वजन घट जाता है। थकान और कमजोरी लगता है। उसके बाद त्वचा स्किन में रूखापन बना रहता है, बाल झड़ने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और याददाश्त में कमी आने लगती है। डिप्रेशन, पेशेंट में हमेशा डिप्रेशन के सिम्टम बने रहते हैं। ठंड लगता है, और इसमें भी इसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इफेक्ट होता है। इतना ही नहीं, ये थायराइड की बीमारी जो होती है यह बहुत समय में, बहुत सारे केस में जेनेटिक भी होता है। तो आइए थायराइड के बारे में इतना जानने के बाद हम अपने बुक से थायराइड टेस्ट के बारे में जानें। मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। जैसा कि अभी बताया, यह ग्रंथि लेरिंग्स के नीचे श्वास नली ट्रेकिया पर रखी हुई रहती है। इसके 2 लोब्स होते हैं। अंग्रेजी में एच अक्षर के आकार का कॉर्ड से यह जुड़ा रहता है। कहीं कहीं इसको तितली भी कहते हैं और कहीं पर एच आकार का रहता है। पूर्ण विकसित व्यक्ति में दोनों लोब्स का भार 15 to 20 ग्राम और जीवित शरीर में इसका रंग गुलाबी भूरा होता है।
एक हेल्दी बॉडी में इसका कलर गुलाबी भूरा रहता है। इस ग्रंथि का उद्भव भ्रूण के पाचन तंत्र के ऊतकों से जुड़ा हुआ है, इसलिए पाचन तंत्र की सहायता बिना यह कार्यशील नहीं हो सकता है। जब तक डाइजेस्टिव सिस्टम इसको हेल्प नहीं करेगा तब तक यह एक्टिव नहीं हो सकता है। यह ग्रंथि स्वयं 3 हार्मोन संश्लेषित कर रक्त में स्रावित करती रहती है। पहला है थायरॉक्सिन, दूसरा है ट्राई आइडोटायरोसिन, तीसरा है कैल्सिटोनिन। प्रथम 2 हार्मोन का मुख्य कार्य शरीर के टिश्यूज को बुनियादी कार्य हेतु प्रेरित करना, स्टिमुलेट करना रहता है। पहला 2 थायरॉक्सिन और ट्राई आइडोटायरोसिन, ये दोनों बॉडी के टिश्यूज, इन दोनों का शरीर में होता है कि यह ऊतकों की बुनियादी जो उसका बेसिक काम होता है उसके लिए स्टिमुलेट करते हैं। थायराइड ग्लैंड के संपूर्ण रूप से निष्क्रिय होने पर शरीर के समस्त ऊतकों की मेटाबॉलिक रेट लगभग 40 to 50% कम हो जाती है। अगर यह सही ढंग से काम नहीं करे तो हमारा ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारा मेटाबॉलिक रेट हमारे बॉडी का है वह 40 to 50% कम हो जाती है। इसी तरह से रोगग्रस्त होने पर ऊतकों की मेटाबॉलिक गति 60 to 100% भी कम हो सकती है, फीसदी अधिक हो जाती है। इस ग्रंथि से ऊतकों की कार्य शक्ति एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निर्धारित करता है। इस ग्रंथि के ऊतकों का कार्य हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निर्धारित करता है। रक्त में थायराइड एवं ट्राई आइडोटायरोसिन की आवश्यक मात्रा बनी रहनी चाहिए, अतः इनकी मात्रा ही थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित होने अथवा रोकने का कार्य करती है। इंटीरियर पिट्यूटरी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को स्रावित होने अथवा स्रवन रोकने हेतु मस्तिष्क में स्थित हाइपोथैलेमस के सुप्राकाइजमेटिक न्यूक्लियस जिम्मेदार है। इस प्रकार रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तथा TSH रिलीजिंग फैक्टर तीनों ही थायराइड ग्रंथि के सिक्रेशन क्षमता को नियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। इसके बाद है बेसल मेटाबॉलिक रेट। यदि एक कोशिका जिसको कि BMR भी कहते हैं, ये हमारे क्वेश्चन हमारे ये में एग्जाम में आता है, इसका शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म लिखने के लिए बहुत आता है BMR। यदि एक कोशिका को एक मानव की संज्ञा दी जाए तो BMR की रूपरेखा इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्रत्येक मानव को अपने आप को जीवित रखने के लिए कुछ या कुछ से कम कार्य करना ही पड़ता है। एक काम कितना और किससे किस गति से हो सकता है वह है 50% कार्य वह स्वयं करता है जिसमें जीवन अधिक समय तक संभव नहीं है। पहला है यह स्टेज, 50% कार्य स्वयं करता है जिसमें जीवन अधिक समय तक संभव नहीं है। दूसरा स्टेज है 50% कार्य थायरॉक्सिन अपने प्रभाव से करवाता है। इस प्रकार कोशिकाओं को स्वस्थ रहने एवं सामान्य जीवन बिताने हेतु थायरॉक्सिन की नितांत आवश्यकता होती है। एक निष्क्रिय व्यक्ति को 65 to 70% कैलोरी ऊर्जा पर आवर आवश्यक होता है। थायरॉक्सिन संश्लेषण। थायरॉक्सिन संश्लेषण हेतु निम्न तत्वों की आवश्यकता होती है। थायराइड ग्रंथि के विशिष्ट ऊतक। थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन जब सिक्रेट्स होता है इसके लिए इन सारी चीजों की जरूरत होती है। इसमें पहला थायराइड ग्रंथि के विशिष्ट ऊतक, दूसरा है भोजन में आयोडीन की मात्रा 160 माइक्रोग्राम पर डे, विशिष्ट प्रोटीन थायरोग्लोब्यून जो थायराइड ऊतक ही निर्मित करते हैं, विशिष्ट एंजाइम जो थायराइड कोशिकाएं निर्मित करती है। थायरोग्लोब्यून थायराइड टिश्यूज निर्मित करता है और थायराइड विशिष्ट एंजाइम जो थायरोसिन है या आयोडाइनेज वो थायराइड कोशिकाएं सेल्स निर्मित करती है। उसके बाद थायरॉक्सिन का निर्माण अविरत होता रहता है। थायराइड की एसिनाइड में इतनी मात्रा थायरॉक्सिन की एकत्र रहता है कि थायराइड के निष्क्रिय होने पर भी व्यक्ति में रोग के लक्षण 6 से 8 माह पश्चात ही दिखाई देता है। इस प्रकार थायराइड ऊतक 5000 to 7000 माइक्रोग्राम आयोडीन को संग्रह करके रखता है। रक्त में थायरोग्लोबिन में थायरॉक्सिन, ट्राई, डाई एवं मोनो थायरोनिन निकलकर प्रवाह में आ जाते हैं। इसका 99% भाग रक्त में मौजूद विशिष्ट ग्लोबुलिन में मिल जाता है।
कुछ भाग एल्ब्यूमिन से भी मिलता है इसमें। कोशिकाओं में प्रवेश करने हेतु ये ग्लोब्यूमिन से अलग हो जाते हैं। कोशिकाओं में प्रवेश करने से पहले ये ग्लोब्यूमिन से ये रक्त कोशिका ये अलग हो जाते हैं। कोशिका के अंदर ये कोशिका में मौजूद प्रोटीन के साथ बंध जाते हैं और धीरे धीरे कोशिका के न्यूक्लियस को नियंत्रित करते हैं। थायरॉक्सिन स्वयं एक अम्लीय तत्व है जिसमें अनुभार भी होता है। यह जल में अघुलनशील है, किंतु लिपिड एवं अल्कोहल में आसानी के साथ यह सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है। कोशिकाओं पर इसका प्रभाव देर से 4 से 6 दिन में प्रारंभ ही होता है और देर तक हाफ लाइफ पीरियड 15 डेज तक रहता है। ये हार्मोन यूं तो सभी कोशिकाओं में नष्ट हो जाता है, किंतु लीवर एवं किडनी में इसके विशिष्ट नष्ट होने के ऊतक हैं। मतलब लीवर और किडनी में इनको नष्ट करने के विशिष्ट टिश्यूज होते हैं। इसका उत्सर्जन मूत्र में सल्फेट एवं ग्लूक्रोनाइड के साथ कंजक्शन के पश्चात ही होता है। ब्लड लेवल, आयोडीन डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र से थायरॉक्सिन टायरोसिन 3 तत्व रक्त में रक्त प्रोटीन से बंधे होते हैं, अतः इन्हें सीरम में मापने पर सही मात्रा का ही अनुमान मिलता है। सामान्य सीरम में थायरोग्लोबिन का स्तर है 6 mg/ml। भोजन में आयोडीन की मात्रा है 150 माइक्रोग्राम पर डे। सामान्य सीरम आयोडीन 0.3 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर और थायराइड में प्रवेश करने वाली आयोडीन की मात्रा है 120 माइक्रोग्राम पर डे। थायराइड में हार्मोन के रूप से निकलने वाली आयोडीन की मात्रा है 80 माइक्रोग्राम पर डे और शेष 40 माइक्रोग्राम आयोडीन CEF एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में आ जाती है। थायराइड ऊतक के अलावा अन्य ऊतक जो आयोडीन ग्रहण करते हैं उसमें आता है सबसे पहले सेलिवरी ग्लैंड के टिश्यूज, गैस्ट्रिक म्यूकोसा के टिश्यूज, प्लेसेंटा, सिलियरी बॉडी जो कि आंख में पाई जाती है उसके टिश्यूज, कोराइड प्लेक्सस और मेमोरी ग्लैंड के टिश्यूज, ये सभी थायराइड ऊतक के अलावा आयोडीन को ग्रहण करते हैं। सामान्य प्लाज्मा थायरॉक्सिन T4 8 माइक्रोग्राम पर 100 मिलीलीटर, आइडोटायरोसिन स्तर T3 0.15 माइक्रोग्राम पर लीटर और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH 110 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर प्लाज्मा। TSH का सिक्रेशन, TSH का भी फुल फॉर्म हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं। TSH ऊपर में बताया है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH का सिक्रेशन अधिकतम शाम में 9 बजे होता है और आधी रात के पश्चात कम होने लगता है। इसकी सक्रियता 60 मिनट तक रहती है। TSH का मुख्य कार्य है प्रोटीन के साथ आयोडीन को बांधे रखना। पाचन तंत्र से आयोडीन रक्त में बांधना है, जैसे पाचन तंत्र से आयोडीन रक्त में, थायरोग्लोबिन से थायरॉक्सिन को रक्त में ट्रांसपोर्ट करना, ये सारा TSH का मेन कार्य है। फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट किस कंडीशन में आवश्यक होता है, तो बढ़ते बच्चों में यदि उनका ग्रोथ समय से न हो रहा हो या बच्चे का उठकर बैठना, जब वो बच्चा छोटा ही रहता है, उठकर बैठना, पेट के बल खिसकना, घुटनों के बल चलना, पैर पर खड़े होना जैसे कार्यक्रम उनके लिए माइलस्टोन कहलाते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर ये फंक्शंस बच्चे में नहीं ठीक ढंग से हो रहा हो तब ऐसे समय में थायराइड फंक्शन टेस्ट प्रेस्क्राइब किया जाता है। लड़कियों में समय पर यौवनावस्था न आना, गर्ल्स में जब उनका डेवलपमेंट सही ढंग से नहीं हो पाए तो ऐसे कंडीशन में, महिलाओं में अनियमित मासिक का होना, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, महिलाओं में बांझपन, इनफर्टिलिटी, महिलाओं में सुस्ती आना, शरीर का भार बढ़ना। जनरली हम कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा वेट, किसी भी लेडीज पेशेंट का वेट बढ़ा रहता है, डॉक्टर सबसे पहले उससे थायराइड के बारे में ही पूछता है और उसका टेस्ट करने को बताता है। उसके बाद पुरुषों में इम्पोटेंसी, ऐसे कंडीशन में थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाना सही रहता है। ग्वाइटर, गले में थायराइड ग्लोब्स के फूलने से बहुत पहले ही सीरम थायरॉक्सिन स्तर में परिवर्तन आ चुका होता है। ग्वाइटर हम सभी जानते हैं थायराइड की कारण ही बीमारी होती है। ऐसे में थायराइड ग्लोब्स के फूलने से पहले ही थायरॉक्सिन सीरम है वह शरीर में
सॉरी उस थायरॉक्सिन लेवल में चेंजेस आना शुरू हो जाता है। अतः इन लक्षणों का एहसास होते ही ये परीक्षण आवश्यक होता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट आवश्यक होता है। ऊपर की बातों से हम ये जानते हैं कि थायराइड टेस्ट किन कंडीशन में किए जाते हैं। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपडेट, इसमें है यह मार्क आयोडीन थायराइड द्वारा ग्रहण किया जाना चाहिए। आयोडीन की डोज 100 माइक्रोग्राम CI देने के 24 घंटे बाद इसकी मात्रा विशिष्ट उपकरण से मापी जाती है। यह टेस्ट के बारे में बताया जा रहा है। एक सामान्य कार्यशील थायराइड ग्लैंड 15 to 35% मार्क आयोडीन की उपस्थिति को दर्शाता है। यह नॉर्मल रेंज बता रहा है। फिर है थायराइड की सामान्य से अधिक कार्यशीलता, हाइपरथायराइड में यह अधिक प्रतिशत अर्थात 35% से अधिक दर्शाता है। जैसा कि अभी मैंने देखा हाइपरथायराइड में ज्यादा सिक्रेशन होता है, तो वो 35% से अधिक सिक्रेशन होता है। इस भांति एंडेमिक ग्वाइटर के रोग में इसकी वैल्यू सामान्य से अधिक होती है। थायराइड की सामान्य से कम कार्यशीलता में यह वैल्यू सामान्य से कम आती है। दिए गए सामान्य मार्क आयोडीन का शेष भाग मूत्र में 30 to 60% उत्सर्जन होना चाहिए। इसका निष्कर्ष में है यह परीक्षण थायराइड ग्लैंड कोशिकाओं द्वारा आयोडीन ग्रहण करने की क्षमता का द्योतक है। आयोडीन ग्रहण करने की क्षमता को बताता है, अर्थात आंत में आयोडीन का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन एवं ग्लैंड में एकत्र होना यह बताता है। उसके बाद दूसरा है सीरम PBI 131 का मान। मार्क आयोडीन 131 थायराइड ग्लैंड में उपयोग होकर इस हार्मोन के साथ मौजूद आयोडीन को प्रोटीन बाउंडेड आयोडीन की संख्या दी गई है, जिसका मान सामान्यतः 35% होना चाहिए। इसका मान हाइपरथायराइडिज्म में 50% से अधिक हो जाता है और हॉशिमोटो थायराइडिक्स में आयोडीन का अपडेट सामान्य होने के बावजूद प्रोटीन बाउंड आयोडीन PBI का मान 50% से अधिक होता है। रक्त मान ब्लड वैल्यू, सीरम प्रोटीन बाउंड आयोडीन सामान्य इसका लेवल है 4.0 to 8.0 माइक्रोग्राम %। इसमें हाइपरथायराइडिज्म में यही लेवल होता है 8.0 माइक्रोग्राम % से अधिक होता है और हाइपोथायराइडिज्म में 3.0 माइक्रोग्राम % से कम होता है। किंतु दोनों श्रेणियों में कुछ मरीजों में सामान्य लेवल भी पाया जाता है। उनमें हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म तो होता है, लेकिन लेवल उनका 4.0 to 8.0 माइक्रोग्राम ही रहता है। यह मान रक्त प्रोटीन स्तर कम होने पर सामने आता है। उसके बाद है टीरम T4 लेवल। इसमें एलिसा टेक्निक 4.0 to 11.0 माइक्रोग्राम %। हाइपरथायराइडिज्म में 12.0 माइक्रोग्राम % से अधिक होता है और हाइपोथायराइडिज्म में 2.5 माइक्रोग्राम % से कम पाया जाता है। अगला है सीरम T3 लेवल। इसमें है रेडियो इम्यूनोटेक 100 to 250 माइक्रोग्राम %। सर कुछ कह रहे हैं क्या? ना ठीक है सर। तुम्हारा आ रहा दिख रहा है तुम्हारा? क्या सर? यू आर विजिबल? वीडियो आ रहा है। ओके सर। हाँ वीडियो आ रहा है। सर मैंने कहा ना, मुझे कोई चेंज नहीं लगता है सर। मैं हमेशा अपने आप को देखती हूँ। अरे तुमको नहीं बता रहा, हम अभी आ रहा होगा, इसलिए मैं नहीं समझ पाई सर। ठीक है सर। You are visible. चलो थैंक यू सर। ठीक है फिर है सीरम T3 लेवल। रेडियो इम्यूनोटेक 100 to 250 माइक्रोग्राम %। हाइपरथायराइडिज्म के केस में नॉर्मल लेवल है 100 to 250 माइक्रोग्राम %। वह हाइपरथायराइडिज्म के केस में 350 माइक्रोग्राम % से अधिक होगा और हाइपोथायराइडिज्म में 100 माइक्रोग्राम % से कम होगा। फिर चौथा है सीरम TSH लेवल। इसमें रेडियो इम्यूनो टेक्निक है 0 to 3 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर। औसत मान है 1.6 माइक्रो यूनिट पर मिलीलीटर। इसका मान कम होना दर्शाता है कि रोगी में हाइपोथायराइडिज्म प्राइमरी लेवल की है। फिर प्लाज्मा टायरोसिन लेवल।
टायरोसिन वह एमिनो एसिड है जो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसका सामान्य लेवल है 11.8 प्लस माइनस 0.4 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर और हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में 70% रोगियों में इसका मान बढ़ा हुआ ही पाया जाता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में 100% रोगी में इसका लेवल 9.8 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पाया जाता है। और इससे जो रिजल्ट आता है सामने यह है उपयुक्त प्रथम 4 सीरम, जो अभी ऊपर वाले 4 सीरम के बारे में हमने देखा है। इसमें है सीरम प्रोटीन बाउंड आयोडीन, दूसरा सीरम T4 लेवल, सीरम T3 लेवल, सीरम TSH लेवल। इसमें है 4 सीरम वाले या प्लाज्मा मान थायराइड ग्लैंड में एवं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के रिश्तों में स्पष्ट करते हैं तथा प्लाज्मा टायरोसिन स्तर थायरॉक्सिन संश्लेषण हेतु उपयुक्त होता है। एमिनो एसिड की अवेलेबिलिटी सिद्ध करता है जो भोजन से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR। इसका भी फुल फॉर्म लिखने के लिए हमारे एग्जाम में बहुत आता है। यह परीक्षण शरीर द्वारा उत्पादित ऊर्जा को मापने पर आधारित होता है। इसमें सामान्य 10 से प्लस माइनस 10% होता है, मतलब 40 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर आवर। हाइपरथायरॉयडिज्म में प्लस 50 से प्लस 75% होता है और हाइपोथायरॉयडिज्म में माइनस 30 से माइनस 60% होता है। थायरॉक्सिन के अलावा अन्य फैक्टर जो कि BMR के मान को घटाते बढ़ाते हैं, भोजन लेने के पश्चात शारीरिक क्रियाएं, वातावरण का तापक्रम, व्यक्ति की ऊंचाई, भार एवं शरीर का सतही क्षेत्रफल, उम्र, सेक्स, गर्भावस्था, स्तनपान, मानसिक स्थिति एवं रक्त प्रवाह में एप्रीनेफ्रिन, नॉरएप्रीनेफ्रिन के बारे में बताता है। सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल, यह मान सामान्य से अधिक होना हाइपोथायरॉयडिज्म को पहचानने में मदद करता है। 90% रोगियों में कोलेस्ट्रॉल मान अधिक पाया जाता है। यह सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल अधिक पाया जाता है। इन रोगियों में कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण बिगड़ा होता है, इसकी कैटाबॉलिज्म गति भी घटी हुई मिलती है। इसके बाद है सीरम क्रिएटिन लेवल। हाइपरथायरॉयडिज्म के रोगियों में सीरम क्रिएटिन स्तर सामान्य से अधिक 0.6 मिलीग्राम % पाया जाता है। इन रोगियों में BMR सामान्य भी हो सकता है, लेकिन सीरम क्रिएटिन लेवल सामान्य से अधिक ही होगा। फिर है सीरम यूरिक एसिड लेवल। मिक्सोडिमा से ग्रसित पुरुषों तथा रजोनिवृत्ति के पश्चात मेनोपॉज के पश्चात महिलाओं में सीरम यूरिक एसिड स्तर अधिक होता है। 6.5 to 11.0 मिलीग्राम % पाया जाता है। क्रिएटिन एवं यूरिक एसिड के मान रक्त में बढ़ने का सीधा मतलब है कोशिकाओं का ह्रास होना, डिस्ट्रक्शन होना। अगर ब्लड में क्रिएटिन या यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब है कि वह हमारे सेल्स धीरे धीरे डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जो यह बताता है कि कोशिकाओं को सामान्य रखने के लिए थायरॉक्सिन की जरूरत है। सीरम क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज लेवल, इसमें एक रिएक्शन के द्वारा इसमें बताया गया है। क्रिएटिन प्लस P प्लस ATP CPK बाय CK, क्रिएटिन प्लस ATP ये बढ़ा हुआ होता है। सर इस रिएक्शन को आप समझाएंगे? ऐसा नहीं, बहुत कठिन है। ये कुल मिला के बता रहा है कि क्रिएटिन और ADP मिलाकर ATP बनाते हैं, बस वही प्लस हो जाता है। बस ATP जो है एडिनो डाइफॉस्फेट है और एडिनो ट्राइफॉस्फेट है, बस यही हमारा अणु वाला है। ठीक है सर। एंजाइम C के अस्थि पेशियों में, हृदय पेशियों में, मस्तिष्क, फेफड़े, थायराइड और एवं एड्रिनल ग्लैंड में एंजाइम C के यह अस्थि पेशियों में, हृदय पेशियों में, मस्तिष्क में, फेफड़े में, थायराइड में एवं एड्रिनल ग्लैंड में पाया जाता है। अतः थायरोटॉक्सिन मायोपैथी में थायराइड एवं पेशीय कोशिकाओं के टूटने से इस एंजाइम का रक्तमान बढ़ा पाया जाता है। इन सभी परीक्षणों में थायरॉक्सिन की शरीर में उपयुक्तता बताई गई है, जिसका रोगी को लाभ कम और एकेडमिक नॉलेज हेतु अधिक महत्व है। यह जानने के लिए कि उसमें किस लेवल का थायराइड का प्रेजेंस जानने के लिए, एकेडमिक नॉलेज के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। फिर है थायराइड ग्लैंड की स्कैनिंग।
रेडियो एक्टिव आयोडीन रोगी को देने के पश्चात थायराइड ऊतकों में आयोडीन का फैलाव इन टिश्यूज की आयोडीन ट्रैप करने की क्षमता के साथ साथ ग्लैंड की रचना, आकार का भी ज्ञान इससे हमें मिलता है। यह परीक्षण थायराइड ग्रंथि के नोडुलर की स्थिति से हमें अवगत कराता है। एडिनोमा और कार्सिनोमा के बारे में यह बताता है। इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट थायराइड ग्लैंड द्वारा हार्मोन बनाए जाने के प्रत्येक स्तर के ऑटो एंटीबायोटिक ग्लैंड का कार्य रोक देती है। इसमें पहला है थायरोग्लोबिन की एंटीबॉडीज, दूसरा है थायराइड माइक्रोसोमल एंटीजन TSH रिसेप्टर की एंटीबॉडीज, फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीबॉडीज, थायरॉक्सिन एंटीबॉडीज। एलिसा तथा रिया परीक्षण थायरोग्लोबिन की एंटीबॉडीज पहचानने हेतु किया जाता है। ELISA तथा RIA परीक्षण थायरोग्लोबिन की एंटीबॉडीज को पहचानने के लिए कराया जाता है। इसके अलावा निम्न परीक्षण भी, निम्न टेस्ट नीचे लिखे हुए टेस्ट भी कराए जाते हैं। इसमें पहला है एंटी माइक्रोसोमल एंटीबॉडीज हेतु टेस्ट कराया जाता है। ये एंटीबॉडीज थायराइड कोशिकाओं में किसी भी सामान्य प्रोटीन से संबंधित हो सकते हैं। एंटी थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज सामान्य एंटी TPA रक्त में 69 ± 15 यूनिट पर ml मौजूदगी पाई जाती है, किंतु निम्न रोगों में एंटी TPO एंटीबॉडीज की मौजूदगी पाई जाती है। हॉशिमोटो थायरॉयडिटिस मिक्सिडोमा तथा ग्रेव्स डिजीज, इनके बारे में पता किया जाता है। फिर थायरोट्रोपिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज, ये एंटीबॉडीज थायराइड कोशिकाओं की मेम्ब्रेन से जुड़कर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर को ऑक्युपाई कर लेते हैं और इस प्रकार TSH अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट्स होता है वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है। ये एंटीबॉडीज ग्रेव्स डिजीज के 85% रोगियों में पाया जाता है। ये ग्रेव्स डिजीज के बारे में हम ये जानते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में यह डिजीज होता है। शरीर में बहुत अधिक थायराइड हार्मोन बनाता है जिसको कि हम ग्रेव्स डिजीज कहते हैं। इसका रिजल्ट के रूप में उपयुक्त इम्यूनोलॉजिकल परीक्षण थायरॉक्सिन के रक्त मान सामान्य होने के बावजूद यदि रोगी में थायराइड संबंधित लक्षण मौजूद हो तब उस कंडीशन में भी कराए जाते हैं। इन परीक्षण के अनुकूल रिजल्ट ट्रीटमेंट में बदल जाते हैं। इनका जिस तरह से टेस्ट के रिजल्ट आएंगे उसको फिर ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। तो इस तरह से आज हमने अपने ह्यूमन बॉडी के दो मेन ऑर्गन के टेस्ट के बारे में जाना, लिवर एंड थायराइड के बारे में। सर दोनों चैप्टर देखिए एकेडमिक बल अधिक है। अगर मान लीजिए हम लोगों को ट्रीटमेंट करना हो तो कैसे करते हैं हम लोग? चक्रा में करते हैं ना, हम लोग चक्र में हम लोग उपचार करते हैं। जी सर। थायराइड सर बोलिए। 5 6 7 8 लेफ्ट फिंगर नंबर लेफ्ट 9 हाँ 9 फिंगर चक्र में करिएगा। हाँ 5 6 7 8 हाँ 5 से 8 हाँ 6 टोन 7 टोन 6 7 टोन 8 भी टोन कर सकते हैं। 8 भी टोन। अब हम लोग का TSH और T3 T4, तो T3 T4 तो हमारे थायराइड से संबंधित है। TSH हमारा कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी से। तो अगर पिट्यूटरी TSH में कोई गड़बड़ी हो तो हम लोग क्या करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड का करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी स्पेशली, है ना। अगर बहुत स्पेशलाइज हो तो हम लोग कहाँ करेंगे? इंटीरियर पिट्यूटरी। अब एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए हमारे पास चाइनीज में क्या है? सर GB20 सर। हाँ वो भी है। इंटीरियर पिट्यूटरी का पॉइंट क्या है? नीचे से देखिए TW में ट्रिपल वार्मर एंडोक्राइन सिस्टम का है ना। तो उसमें कोई पॉइंट होगा? 1 2 3 कौन सा पॉइंट होना चाहिए? ऐसे सामान्य बता, कोई एकेडमिक नहीं। डॉक्टर वॉल का पॉइंट है तो डॉक्टर वॉल पॉइंट कौन सा बताएंगे? अगर डॉक्टर वॉल का पॉइंट होगा तो कौन बताएगा? CMP पॉइंट। हाँ चलिए CMP पॉइंट तो थायराइड में मान लीजिए
आप अलग से जो दिया हुआ वो आप कर देंगे, TW का 1B हो जाएगा, TW1B इज हमारा उसके लिए। लेकिन एक थायराइड का पॉइंट होना चाहिए, और थायराइड होती कहाँ है? गले में। गले में सर, गले में पॉइंट कौन सा होगा? या तो 2 होगा या 3 होगा। 2 होगा ना। अब देखिएगा TW में निकालिए जरा, आप लोग अगर किताब हो किसी के पास थायराइड कौन सी में, सर? थायराइड में TW मेरिडियन, TW मेरिडियन में थायराइड में TW2 थायराइड, PSMP फॉर पैराथायराइड, थायराइड एंड थाइमस। क्यों? आपको याद नहीं करना। कैसे आपने कैसे बताया? डॉक्टर वॉल ने क्या बताया? डॉक्टर वॉल ने बताया नीचे का कौन सा है? 1 और गले तक कौन सा है? 2। अच्छा, यस इसका कौन सा है? 3। ये तो बढ़िया, अच्छा है। तो तुरंत TW2 अपने आप याद आ जाना चाहिए, यस सर, तीन अच्छा यहाँ पर। आइडिया याद करा है ना। तो TW2 याद कर लीजिए। तो एक तो पहले हमको मालूम हो गया थायराइड। अगर मान लीजिए हमको जाना हो और ऊपर पिट्यूटरी में, तो कौन सा होगा? 3 आएगा, 3 3 हो जाएगा। हो जाएगा। बस हमको याद नहीं करना। तो YNM में 0 हो जाएगा सर। यस सर, तो YNM में जाए तो सिर के लिए 0 हो जाएगा। हाँ, वहाँ वो अब एक करिए। हाँ, वो एक करिए। वो वहां पर 0 शुरू हो जाएगा। वहां उल्टा कर दिया है उन्होंने, कहा ऊपर से 0 1 2, तो उनका पिट्यूटरी में 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा, नीचे वाला कोई होगा तो। लेकिन हम लोग Right. ऐसे याद देखिए। TW3 देखिए, TW3 में लिखा हुआ है PSMP पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस, और वो पीनियल ग्लैंड दोनों होगा। तो हमको याद नहीं करना ये पॉइंट। तो अब दूसरा, ये तो हम लोगों ने उसमें पढ़ लिया। दूसरा हम लोग ने पढ़ा किडनी। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, अभी आप देखिएगा, हम भी तलाश रहे हैं। GB मेरिडियन, UB मेरिडियन, नोट कर लीजिए। GB मेरिडियन, UB मेरिडियन, स्टमक मेरिडियन, किडनी मेरिडियन, इनमें भी कोई आपकी ग्लैंड हो सकती है, और इसमें भी ब्रेन के अनेक ग्लैंड्स हो सकते हैं। ब्रेन के ही ना, नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा? कंट्रोलर सिस्टम। एक दो सिस्टम है कंट्रोलर, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन। और नर्वस सिस्टम के बहुत से पॉइंट्स आपको इन मेरिडियन, UB, GB, स्टमक, किडनी, ठीक है, यहाँ मिल सकते हैं सर। तो इसलिए क्योंकि दोनों ब्रेन से यहाँ निकल रही है, वो UB मेरिडियन, TW मेरिडियन तो है ही है, TW में तो है ही है सब, TW में तीनों सभी है। तो TW मेरिडियन और ये 4 में वो इनमें मिलेगी। अब आपको किडनी मेरिडियन में आप पढ़िए, ये जो है इसमें थायराइड जो है, थायराइड के लिए अगर इसमें अगर हाइपर थायराइड है, तो हाइपर थायराइड में एड्रिनल ग्लैंड हाइपर हो जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर है? किडनी के ऊपर सर, किडनी के ऊपर। वेरी गुड। तो ऊपर जो होगा, अगर ऊपर होगा तो यांग होगा कि इन होगा? यांग होगा सर। अगर यांग बढ़ा होगा तो इन क्या होगी? इन कम होगा, कम हो जाएगा सर। अगर यांग बढ़ा है तो अगर हाइपर थायराइड में, पहला एक नोट कर लीजिए कहीं, हाइपर थायराइड में एड्रिनल ग्लैंड बढ़ जाता, एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। तो अगर एड्रिनल ग्लैंड की हाइपर एक्टिविटी है तो यांग की हाइपर एक्टिविटी है, तो इनकी डिफिशियंसी होगी। तो किडनी इन डिफिशियंसी का इलाज कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकता। हाइपर थायराइड में हाइपर, देखिए सर, देखिए हाइपर थायराइड में हाइपर एड्रिनल्स हो जाते हैं। हाइपर एड्रिनल्स हैं, हाइपर एड्रिनल्स, एड्रिनल ग्लैंड हाइपर एक्टिव, हाइपर सीक्रेशन हाइपर हो जाता है ना, उसमें ज्यादा हो जाता है सीक्रेशन। हाइपर, तो हाइपर जब हो गए तो वो उसका वर्क ज्यादा हो गया है ना। क्या? किडनी के ऊपर स्थित है, तो किडनी ऊपर स्थित है तो ऊपर वाला यांग होगा। तो अगर यांग है तो किडनी डिफिशिएंट होगी, मतलब
इनडिफिशिएंट होगा कि नहीं? होगा यस सर। सर। यस सर। ऐसे याद ऐसे जोड़िए कि हाइपर तो यांग हाइपर तो इनडिफिशिएंट, तो किडनी इनडिफिशिएंसी का इलाज हो जाएगा किसमें? हाइपरथायराइडिज्म में। थायराइड में। अब उल्टा चलिए, हाइपोथायराइड है यानी ऊपर वाला यांग जो है उसके सिक्रेशन कम है, किसके? एड्रिनल ग्लैंड यांग की। के सिक्रेशन कम है, तो वो यांग क्या है? कम है, कमजोर है। तो उसका दूसरा तो हमारे यांग पास डेफिशिएंसी, किडनी यांग। किडनी यांग डेफिशिएंसी है। किडनी यांग यांग डेफिशिएंसी। अब आप किताब में पढ़िएगा, किडनी इनडिफिशिएंसी और किडनी यांग डिफिशिएंसी। और किडनी इनडिफिशिएंसी बहुत दिनों तक रहेगी तो डायबिटीज भी हो जाती है, ये भी लिखा हुआ है। पुरानी किडनी इनडिफिशिएंसी लिखा हुआ पेज नंबर 255, पुरानी किडनी चैप्टर किडनी पार्ट 7 ट्रीटाइज, पुरानी किडनी इनडिफिशिएंसी होने पर डायबिटीज हो जाती है। Type 7 you are talking sir? पेज नंबर 255, Type 7 या 2? 7 7 सर। टाइप 7255। ये किताब हम लोग पढ़ते नहीं, उसमें तब लिखा हुआ है। हाँ, लिखिए सर। तो आपका हाइपरथायराइड और डायबिटीज दो के लिए कौन सा रोग है, कौन सा इलाज है? किडनी किडनी इनडेफिशिएंसी। इनडेफिशिएंसी। यस और सर। अगर हाइपोथायराइड है तो कौन सा है? किडनी यांग यांग डिफिशिएंसी। यांग डेफिशिएंसी। तो रोग सर अगर कोई भी नहीं है इनमें से, अगर हाइपोथायराइड है तो हाइपर नहीं है तो क्या मतलब? तब तो मैम तब तो वो कोई नहीं, थायराइड हम की तो बीमारी नहीं होगी। इन रोगों के संदर्भ बता रहे हैं ना उसको। ओके ओके सर। तब तो मैम नॉर्मल थायराइड होगा ना, या तो हाइपर होगा या हाइपो होगा, हाँ। अदरवाइज वो नॉर्मल थायराइड हुआ जो नॉर्मल बॉडी में होता है। नहीं, दो तरीके बताए। एक तरीका है कि हमारा चक्र में हम लगाइए, वो हमने कहा लेफ्ट थंब 5 से 8 6 7 8 टोन, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हमने तरीका बताया कि अगर हमको मालूम है कि TSH बढ़ा है तो हमको TSH के संबंध में, और अगर थायराइड बढ़ा घटा है तो थायराइड के संबंध में, तो थायराइड पे ट्रीटमेंट कर देंगे, वो हम लोग अपने TW के आसपास कर देंगे। तीसरा हमारे पास दृष्टिकोण ये है कि अगर हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड है तो हम किडनी इनडिफिशिएंसी और किडनी यांग डिफिशिएंसी के आधार पर भी ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप किडनी की कितना बढ़िया पॉइंट है, और किडनी कंट्रोलर है बहुत चीजों में, तो इस पे करिए। और पुरानी डायबिटीज में लिखा हुआ है किडनी इनडिफिशिएंसी बहुत दिनों तक तो रहेगी तो डायबिटीज हो जाएगी। तो यानी पॉइंट्स को हम लोग हमेशा कहते हैं कि पॉइंट लगाते रहिए। कौन पॉइंट? आप लोग भूल जाते होंगे। 50 वर्ष से ऊपर की महिला, 55 वर्ष से पुरुष, हम लोग हमेशा कहते हैं किडनी के चारों लगाइए, किडनी यांग डिफिशिएंसी, किडनी इंग डिफिशिएंसी, किडनी की डिफिशिएंसी एंड किडनी एसेंस डिफिशिएंसी, एसेंस 4, ठीक है, एसेंस डिफिशिएंसी। फिर हम लोग और भी कहते हैं, अब पार्ट 6 हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो पार्ट 6 में लिखा हुआ है कि अगर आप एजिंग फैक्टर हो गया है, मतलब यही एज जो बता रहे हैं यही एज हो गई है, तो मेल मेनोपॉज और फीमेल मेनोपॉज दोनों के संदर्भ में एक ही ट्रीटमेंट है, LU7 और K6 और CV1 महिलाओं के केस में और ST30 पुरुष के केस में। बायां यांग है इसलिए पुरुष, दाहिना इन है इसलिए महिला। तो पुरुष है तो LU7 टोन कर दीजिए लेफ्ट में और K6 कर दीजिए, महिला है तो LU7 राइट में टोन कर दीजिए, K6 सीडेट कर दीजिए। और महिलाओं के केस में CV1 का बहुत रोल है इसलिए CV1 पे मेथी लगा दीजिए। पुरुष के केस में ST30 का बड़ा रोल है इसलिए ST30 को मेथी लगा दीजिए बस। प्लस इसके अलावा अगर आप और कर सकते हो तो दूसरा है चोंगमो। चोंगमो तमाम चीजों के करेगा, हार्ट का, की का, सब मूवमेंट चोंगमो कर दीजिए। तो आपके पास कुल 5 पॉइंट हैं, पुरुष के लिए 5, महिलाओं के लिए 5, दोनों में कॉमन होगा, ST30 दोनों में कॉमन होगा, CV1 कॉमन होगा। तो आप 5 पॉइंट से अब आप देखिए कितने चेंजेस करते हैं। इन्फेक्शन होने में हम लोग जानते हैं क्या लगाते हैं, हम लोग कह देते हैं कौन सा
जी क्लेफ्ट पॉइंट और ऑर्गन सोर्स पॉइंट में ब्लैक लगा देंगे तो भी काम चलेगा। अग्नि हो जाएगी तो हम लोग अग्नि वाले में लगा देंगे, स्टमक हीट बढ़ी तो जो ये अपने आप बहुत से उपचार ऐसे हैं जिनसे बहुत चीजों को आप कंट्रोल करते हैं। ये लगाते रहिए, बहुत चीजें अपने आप कंट्रोल रहेंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे रोगों की है, लेकिन बहुत से रोग इन्हीं पर आधारित हैं। और आप ऐसे आप करिए, आप कलर लगाइए, आप मेथी लगाइए, आप मैग्नेट लगाइए, जो लगा सकते हो लगाइए। तो हम लोग बहुत बढ़िया चैप्टर का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। और अपने ही ज्ञान नहीं है, सामने वाले ज्ञान, सामने वाले से सीखने की कला भी हमको आनी चाहिए कि सामने कोई भी है तो उसके पास भी कुछ ज्ञान है ना, उस ज्ञान को हम, अगर उसके पास अर्जित ज्ञान है या उसका कहीं 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 प्रतिभा ज्ञान है, तो प्रतिभा और अर्जित ज्ञान दोनों के आधार पर हम लोग क्या करना है, हमको उस ज्ञान को आत्मसात करना है, हमको लेना है। क्योंकि कोई भी गुरु हो सकता है, कोई भी शिष्य हो सकता है। जो शिष्य वो है जो हमेशा ग्रहण करता जाए, गुरु वो है जो देता जाए। ठीक है, हम लोग सर ये 5, 6, 7, 8 दोनों में काम करेगा? हाँ, दोनों में। अच्छा, अभी वो जनरल के लिए है और स्पेसिफिक के लिए NCH9 में कहीं ट्रीटमेंट है, 4, 5, 6 स्टोन NCH9 में। अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो NCH9 भी कर सकते हैं स्पेसिफिकली। अच्छा, NCH9 में भी आप हम लोग करते हैं, ये नाम बढ़िया काम तो NCH में कर देते हैं। बढ़िया काम करता है सर NCH9 में। तो ठीक है, देखो तो हम लोग बहुत- खेमका सर के सपनों को पूरा करेंगे। सर सपने 1 हम- मिनट मैं बीच में ले लूं, 1 मिनट मुझे लेंगे सर? बोलिए। क्योंकि हमारे ग्रुप में ज्यादातर बहनें और माताएं हैं, तो ये आपका थायराइड को लेके एक आयुर्वेदिक किचन का एक नुस्खा मैं बताना चाहूंगा। आजकल हमने पिपरी का इस्तेमाल मसालों के अंदर बंद कर दिया है। तो अगर सौंठ, काली मिर्च और पिपरी तीनों को बराबर मात्रा में ग्राइंड करके रख लेते हैं और इनको मसाले में या एक एक चुटकी लोगों को देते रहें पर डे, तो थायराइड की आशंकाएं खत्म हो जाएंगी, होगी ही नहीं। मसाले में पिपरी और काली मिर्च जोड़ लीजिए। थैंक यू सर। ठीक, बहुत बढ़िया। तो हम लोग जो है खेमका सर के सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और वही करेंगे। सपने क्या है मालूम है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 2 मिनट का मौन, फिर रेखा पाटवाल जी आ रही हैं, उनका स्वागत। और अभी थैंक यू सर, उनको भी थैंक यू सर। 5 मिनट का ब्रेक है बस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार जी।